हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन ज्यूडिशरी। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट चल रहा है। आज हम इसका चैप्टर 2 पढ़ेंगे, डोमेस्टिक वायलेंस, डेफिनेशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। For the purpose of this act, any act, omission or commission or conduct of the respondent shall constitute domestic violence in case it किसी भी तरह का एक्ट, ओमिशन, कंडक्ट या कमीशन रिस्पोंडेंट के द्वारा होना डोमेस्टिक वायलेंस कॉन्स्टिट्यूट करेगा इन केसेस में, अगर ऐसे केस हो रहे हैं तो। फर्स्ट इज़ harm or injures or endangers the health, safety, limb, life or well-being, whether mental or physical, of the aggrieved person or tends to do so, and includes causing physical abuse, sexual abuse, verbal and emotional abuse and economic abuse। कोई भी रिस्पोंडेंट है वो अगर किसी भी एग्रीव्ड पर्सन को कोई नुकसान पहुंचा रहा है, कोई क्षति पहुंचा रहा है, कोई हानि पहुंचा रहा है जिससे उसकी हेल्थ, सेफ्टी, लाइफ को खतरा है, तो वो एक डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है। बी harasses, harms, injures or endangers the aggrieved person with a view to coerce her or any other person related to her to meet any unlawful demand for dowry or other property or valuable security। अगर रिस्पोंडेंट अनलॉफुल डिमांड कर रहा है डाउरी की, उसको इस चीज़ के लिए प्रताड़ित कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है, उसकी लाइफ को खतरे में डाल रहा है या उस पर किसी चीज़ का दबाव बना रहा है, तो ये भी डोमेस्टिक वायलेंस का एक एक्ट है। क्लॉज सी has the effect of threatening the aggrieved person or any other person related to her by any conduct mentioned in clause A और B। अगर वो धमकी दे रहा है इस तरह की जो कि क्लॉज ए और क्लॉज बी में है, ऐसा कोई एक्ट करने की धमकी दे रहा है अग्रीव्ड पर्सन को या उससे रिलेटेड किसी अदर पर्सन को। क्लॉज डी अदरवाइज इंजर्स और कॉजेज हार्म वेदर फिजिकल और मेंटल टू द अग्रीव्ड पर्सन। वो किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचा रहा है अग्रीव्ड पर्सन को, चाहे वो फिजिकल या मेंटल हो। एक्सप्लेनेशन में आ जाइए। फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट, फिजिकल एब्यूज़ मीन्स any act or conduct which is of such a nature as to cause bodily pain, harm or danger to life, limb or health or impair the health or development of the aggrieved person and includes assault, criminal intimidation and criminal force। अगर कोई पर्सन ऐसा एक्ट कर रहा है जिससे अग्रीव्ड पर्सन को बॉडली पेन हो रहा है, कोई नुकसान पहुंच रहा है, उसकी लाइफ खतरे में है या उसकी हेल्थ खतरे में है, और ऐसा फिजिकल अब्यूज़ इंक्लूड करेगा असॉल्ट को, क्रिमिनल इंटिमिडेशन को और क्रिमिनल फोर्स को। सेकंड है सेक्सुअल अब्यूज़ मीन्स अ कंडक्ट ऑफ सेक्सुअल नेचर दैट अब्यूजेस, humiliates, degrades और अदरवाइज वायलेट्स द डिग्निटी ऑफ वुमेन। ऐसा कंडक्ट सेक्सुअल नेचर का जो कि किसी वुमेन की डिग्निटी को ठेस पहुंचा रहा है। थर्ड, वर्बल एंड इमोशनल अब्यूज़ इंक्लूड करता है इंसल्ट, रिडिक्यूल, ह्यूमिलिएशन, नेम कॉलिंग एंड इंसल्ट्स और रिडिक्यूल स्पेशली विद रिगार्ड टू नॉट हैविंग अ चाइल्ड और अ मेल चाइल्ड। किसी एग्रीव्ड पर्सन की इंसल्ट कर रहा है, इस बात पे उसकी हंसी उड़ा रहा है किसी बात पे, और स्पेशली इस बात पे कि या तो उसका बच्चा नहीं है या फिर मेल चाइल्ड नहीं है। बी रिपीटेड थ्रेट्स टू कॉज फिजिकल पेन टू एनी पर्सन इन होम द एग्रीव्ड पर्सन इज़ इंटरेस्टेड। लगातार वो धमकियाँ दिए जा रहा है कि बॉडी फिजिकल पेन की किसी पर्सन को या एग्रीव्ड पर्सन को या किसी ऐसे पर्सन को जिससे एग्रीव्ड पर्सन रिलेटेड है। इकोनॉमिक एब्यूज़ इंक्लूड करता है deprivation of all or any economic or financial resources to which the aggrieved person is entitled under any law or custom, whether payable under an order of a court or otherwise, or which the aggrieved person requires out of necessity, including but no limited to household necessity for the aggrieved person and her children, if any stridhan property jointly or separately owned by the aggrieved person, payment of rentals related to the शेयर्ड हाउस होल्ड एंड मेंटेनेंस। ऐसी कोई इकोनॉमिक या फाइनेंशियल रिसोर्स जिसके लिए अग्रीव्ड पर्सन एंटाइटल्ड है किसी लॉ या कस्टम के अंतर्गत, चाहे वो किसी कोर्ट के ऑर्डर या अदर किसी वजह से पेएबल हो, या एग्रीव्ड पर्सन की कोई ऐसी नीड है जो इंक्लूड करता है एग्रीव्ड पर्सन या उसके बच्चों की नीड को, अगर कोई हो तो, और अगर कोई स्त्री धन है, प्रॉपर्टी है,
जॉइंटली है या सेपरेटली है, ओन की जा रही है एग्रीड पर्सन के द्वारा और शेयर्ड हाउस होल्ड मेंटेनेंस से रिलेटेड। अगर किसी चीज़ से वो उसे वंचित करता है तो वो इकोनॉमिक एब्यूज़ के अंदर आता है। Disposal of household effects any alienation of assets, whether movable or immovable, valuable shares, securities, bonds, and the like, or other property in which the aggrieved person has an interest or is entitled to be used by virtue of the domestic relationship, or which may be reasonably required by the aggrieved person or her children or her stridhan, or any other property jointly or separately held by the aggrieved person। अगर डोमेस्टिक रिलेशनशिप के होते हुए अगर जो अग्रीड पर्सन है वो किसी चीज़ का हकदार है, किसी भी इमूवेबल और मूवेबल प्रॉपर्टी का, वैल्यूएबल का, शेयर्स का, सिक्योरिटीज़ का, बॉन्ड्स का, किसी भी चीज़ का अगर वो हकदार है, या फिर उसके बच्चे और वो खुद रीजनेबली रिक्वायर करते हैं कोई स्त्री धन या फिर कोई प्रॉपर्टी जॉइंटली या सेपरेटली, तो वो उसे इस चीज़ से एलिनेट नहीं करेगा, ना ही डिस्पोजल करेगा। सी, prohibition or restriction to continued access to resources or facilities which the aggrieved person is entitled to use or enjoy by virtue of the domestic relationship, including access to the shared household। डोमेस्टिक रिलेशनशिप के चलते अगर कोई फैसिलिटी है, एग्रीड पर्सन जिसका हकदार है उसे यूज़ करने का, उसे एंजॉय करने का, यहाँ तक कि शेयर्ड हाउस होल्ड भी, ऐसी चीज़ों के लिए कोई भी पर्सन उसे रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगा, ना ही प्रोहिबिट करेगा। एक्सप्लेनेशन 2 कहता है, फॉर द पर्पज़ ऑफ डिटरमाइनिंग वेदर एनी एक्ट, omission, commission, or conduct of the respondent constitute domestic violence under this section, the overall facts and circumstances of the case shall be taken into consideration। इस एक्ट के अंतर्गत क्या ये जो एक्ट हैं, ओमिशन है, कमीशन और कंडक्ट है, आचरण है किसी रिस्पोंडेंट का जो कि डोमेस्टिक वायलेंस का कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है, तो इस केस से जुड़ा हुआ हर फैक्ट और उसकी सिचुएशन देखी जाएगी। चैप्टर 3 पे आ जाइए। पावर्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर, सर्विस प्रोवाइडर एक्सेट्रा। सेक्शन 4 डील करता है इंफॉर्मेशन टू प्रोटेक्शन ऑफिसर एंड एक्सक्लूजन ऑफ लाइबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेंट। फर्स्ट, एनी पर्सन हु हैज़ रीज़न टू बिलीव दैट an act of domestic violence has been or is being or is likely to be committed may give information about it to the concerned protection officer। कोई भी पर्सन जिसको ऐसा लग रहा है या फिर वो ऐसा विश्वास रखने का कारण रखता है कि कहीं पे डोमेस्टिक वायलेंस या तो हो रहा है या होने वाला है, वो ऐसी इन्फॉर्मेशन के बारे में प्रोटेक्शन ऑफिसर को बताएगा। सबसेक्शन 2 है, नो लायबिलिटी सिविल और क्रिमिनल शैल बी इंकर्ड बाय एनी पर्सन फॉर गिविंग इन गुड फेथ और इन्फॉर्मेशन फॉर द पर्पज़ ऑफ सबसेक्शन 1। कोई भी लायबिलिटी चाहे वो सिविल की हो या क्रिमिनल हो, ऐसे पर्सन पे अप्लाई नहीं होगी जिसने इन्फॉर्मेशन दी है गुड फेथ में प्रोटेक्शन ऑफिसर को डोमेस्टिक वायलेंस की। सेक्शन 5, ड्यूटीज़ ऑफ पुलिस ऑफिसर्स, service providers and magistrate। A police officer, protection officer, service provider or magistrate who has received a complaint of domestic violence or is otherwise present at the place of an incident of domestic violence or when the incident of domestic violence is reported to him shall inform the aggrieved person। अगर कोई पुलिस ऑफिसर को, प्रोटेक्शन ऑफिसर को, सर्विस प्रोवाइडर को, मजिस्ट्रेट को ऐसी कंप्लेंट रिसीव हुई है रिगार्डिंग डोमेस्टिक रिलेशनशिप और वो ऐसी जगह पे प्रेजेंट है जहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस का एक्ट हुआ है, तो वो एग्रीव्ड पर्सन को इस तरह की जानकारी देगा, उसके राइट्स के बारे में बताएगा, उसके पास क्या क्या राइट्स हैं। पहला है, offer right to make an application for obtaining a relief by way of a protection order, an order for monetary relief, a custody order, residence order, compensation order or more than one such order under this act। वो उसको इस बात की जानकारी देगा कि वो एक एप्लीकेशन लगाए जिससे कि उस एप्लीकेशन के द्वारा उसको प्रोटेक्शन ऑर्डर मिल सके, मॉनेटरी रिलीफ मिल सके, कस्टडी ऑर्डर मिल सके, रेजिडेंस ऑर्डर मिल सके, कंपनसेशन ऑर्डर मिल सकते हैं या इससे भी ज़्यादा मिल सकते हैं उसको। बी, ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विसेज ऑफ सर्विस प्रोवाइडर, उसको ये भी बताएगा कि सर्विस प्रोवाइडर की सर्विसेज उसके लिए अवेलेबल हैं। सी,
ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विसेज ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफिसर, कि प्रोटेक्शन ऑफिसर्स की भी सर्विसेज उसके लिए अवेलेबल हैं. ऑफर राइट टू फ्री लीगल सर्विसेज अंडर द लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ एक्ट 1987, कि उसे लीगल सर्विस अथॉरिटी के तहत फ्री लीगल सर्विस मिलना उसका अधिकार है. ऑफर राइट टू फाइल अ कंप्लेंट अंडर सेक्शन 498 AIPC, कि वो 498 IPC के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करा सकती है. प्रोवाइडेड दैट nothing in this act shall be constituted in any manner as to relieve a police officer from his duty to proceed in accordance with law upon receipt of information as to the commission of a cognizable offence. अगर किसी भी ऐसे cognizable offence की सूचना प्राप्त होती है पुलिस ऑफिसर को या किसी भी ऑफिसर को, तो ये उसकी ड्यूटी है कि वो उसकी प्रोसीडिंग को कंटिन्यू रखे और वो ऐसी कंप्लेंट को लेने से मना नहीं कर सकता. सेक्शन 6 में आ जाइए. ड्यूटीज़ ऑफ शेल्टर होम्स. शेल्टर होम्स जो कि प्रोवाइड कराए जाएंगे ऐसी महिलाओं को जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, तो उनके क्या कर्तव्य होंगे. इफ़ एन अग्रीव्ड पर्सन और ऑन हर बिहाफ ऑफ अ प्रोटेक्शन ऑफिसर और अ सर्विस प्रोवाइडर रिक्वेस्ट द पर्सन इन चार्ज ऑफ अ शेल्टर होम टू प्रोवाइड शेल्टर टू हर, सच पर्सन इन चार्ज ऑफ द शेल्टर होम शैल प्रोवाइड शेल्टर टू द अग्रीव्ड पर्सन इन द शेल्टर होम. अगर कोई अग्रीव्ड पर्सन ये रिक्वेस्ट करता है कि उसे शेल्टर होम की ज़रूरत है, उसके पास रहने के लिए घर नहीं है, तो उसको ऐसे शेल्टर होम प्रोवाइड करवाए जाएंगे. 7. ड्यूटीज़ ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़. If an aggrieved person or on her behalf a protection officer or a service provider requests the person in charge of a medical facility to provide any medical aid to her, such person in charge of the medical facility shall provide medical aid to the aggrieved person in the medical facility. अगर aggrieved person या उसके बिहाफ में प्रोटेक्शन ऑफिसर या सर्विस प्रोवाइडर रिक्वेस्ट करता है मेडिकल फैसिलिटी का जो चार्ज है इंचार्ज है उससे कि वो अग्रीव्ड पर्सन को प्रोवाइड कराए मेडिकल एड, तो ऐसा इंचार्ज ऑफ द मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड कराएगा मेडिकल एड टू द अग्रीव्ड पर्सन. सेक्शन 8 डील करता है अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर से. सबसेक्शन 1. The state government shall by notification appoint such number of protection officers in each district as it may consider necessary, and shall also notify the area or areas within which a protection officer shall exercise the powers and perform the duties conferred on him by or under this act. जो स्टेट गवर्नमेंट होगी वो नोटिफिकेशन के द्वारा अपॉइंट करेगी कुछ प्रोटेक्शन ऑफिसर्स को, जैसा कि उसे ज़रूरी लगे, जिस एरिया में उसे ज़रूरी लगे कि वहाँ पे ज़रूरत है अपॉइंट करने की, उस हिसाब से वो अपॉइंट कर सकेगी और वो इस एक्ट के अंतर्गत प्रोटेक्शन ऑफिसर अपने सारे पावर्स एक्सरसाइज या परफॉर्म करेगा. Subsection 2. The protection officer shall as far as possible be women and shall possess such qualification and experience as may be prescribed. जहाँ तक पॉसिबल होगा ऐसा प्रोटेक्शन ऑफिसर वुमेन होगी. Third, the term and condition of service of the protection officer and the other officers subordinate to him shall be such as may be prescribed. प्रोटेक्शन ऑफिसर और उनके सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स की ऐसी टर्म्स और कंडीशंस होंगी जो कि इस एक्ट के द्वारा प्रिस्क्राइब की जाएँ. सेक्शन 9 ड्यूटीज़ एंड फंक्शंस ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफिसर. अब क्या ड्यूटीज़ और क्या फंक्शंस होंगे प्रोटेक्शन ऑफिसर के. It shall be the duty of the protection officer, clause A, to assist the magistrate in the discharge of his function under this act. इस एक्ट के अंतर्गत मजिस्ट्रेट को उसके फंक्शंस परफॉर्म करने में हेल्प करना. clause B, to make a domestic incident report to the magistrate in such form and in such manner as may be prescribed upon receipt of a complaint of domestic violence, and forward copies thereof to the public officer in charge of the police station within the local limits of whose jurisdiction domestic violence is alleged to have been committed, and to the service providers in that area. डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट की प्राप्ति पर एक डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट बना के मजिस्ट्रेट को भेजना प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में, और उसकी कॉपीज़ को फॉरवर्ड करना पुलिस इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन को जहाँ पर वो एक्ट हुआ है. सी,
to make an application in such form and in such manner as may be prescribed to the magistrate if the aggrieved person so desires, claiming relief for issuance of a protection order. अगर aggrieved person चाहता है कि उसे प्रोटेक्शन ऑर्डर मिले तो ऐसी एप्लीकेशन बना के मजिस्ट्रेट को भेजना. डी. To ensure that the aggrieved person is provided legal aid under the Legal Service Authorities Act 1987 and make available free of cost the prescribed form in which a complaint is to be made. ये इंश्योर करना कि एग्रीव्ड पर्सन को लीगल सर्विस अथॉरिटी के अंदर फ्री लीगल एड मिल रही है या नहीं. क्लॉज ई. To maintain a list of all service providers providing legal aid or counseling, shelter homes and medical facilities in a local area within the jurisdiction of the magistrate. एक लिस्ट मेंटेन करना सर्विस प्रोवाइडर्स की जो कि लीगल एड और काउंसलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, शेल्टर होम्स की, मेडिकल फैसिलिटीज़ की, उस मजिस्ट्रेट को जिसके एरिया में, जिसके जुरिस्डिक्शन में ये सब लोग आते हैं. क्लॉज एफ. To make available a safe shelter home if the aggrieved person so requires and forward a copy of his report of having lodged the aggrieved person in a shelter home to the police station and the magistrate having jurisdiction in the area where the shelter home is situated. एक सेफ शेल्टर होम अवेलेबल कराना एग्रीव्ड पर्सन के लिए. अगर एग्रीव्ड पर्सन चाहता है वहाँ पे रहना तो उसको वहाँ पे भेजना और पुलिस स्टेशन को और मजिस्ट्रेट को जिसके जुरिस्डिक्शन में ऐसा शेल्टर होम आता है उसको एक रिपोर्ट देना. क्लॉज जी. टू गेट द एग्रीव्ड पर्सन मेडिकली एग्जामिन्ड इफ शी हैज सस्टेन्ड bodily injuries and forward a copy of the medical report to the police station and the magistrate having jurisdiction in the area where the domestic violence is alleged to have been taken place. एग्रीव्ड पर्सन को मेडिकली एग्ज़ामिन करवाना अगर उसकी बॉडी पे कोई भी पेन है या कोई इंजरी है तो, और उस मेडिकल रिपोर्ट की कॉपी पुलिस स्टेशन या मजिस्ट्रेट को भेजना जहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है. एच. To ensure that the order for monetary relief under subsection 20 is complied with and executed in accordance with the procedure prescribed under the CRPC. ये इंश्योर करना कि सेक्शन 20 के अंतर्गत CRPC में मॉनेटरी रिलीफ उसको एग्रीव्ड पर्सन को मिला है या नहीं. आई. टू परफॉर्म सच अदर ड्यूटीज़ एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड. इसके अलावा अदर ड्यूटीज़ परफॉर्म करना. सब सेक्शन 2. The protection officer shall be under the control and supervision of the magistrate and shall perform the duties imposed on him by the magistrate and the government by or under this act. जो प्रोटेक्शन ऑफिसर होगा वो मजिस्ट्रेट के सुपरविज़न और कंट्रोल में होगा और सारी ही ड्यूटीज़ परफॉर्म करेगा जो कि उसके ऊपर गवर्नमेंट द्वारा या मजिस्ट्रेट द्वारा इम्पोज की गई हैं. सेक्शन 10. सर्विस प्रोवाइडर्स. Subsection 1. Subject to such rules as may be made in this behalf, any voluntary association registered under the Societies Registration Act or a company registered under the Companies Act 1956 or any other law for the time being in force with the objective of protecting the right and interest of women by any lawful means, including providing of legal aid, medical, financial or other assistance, shall register itself with the state government as a service provider for the purpose of this act. अगर कोई वॉलंटरी चाहता है, ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन है या एसोसिएशन है जो कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड है और ऐसी कोई कंपनी है जो कि कंपनीज एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड है और वो प्रोवाइड कराना चाहती है लीगल एड, मेडिकल, फाइनेंशियल और अदर असिस्टेंस को किसी एग्रीव्ड पर्सन को, तो वो खुद ही रजिस्टर करवाएगी स्टेट गवर्नमेंट के साथ एज अ सर्विस प्रोवाइडर इन दिस एक्ट. सबसेक्शन 2. अ सर्विस प्रोवाइडर रजिस्टर्ड अंडर सबसेक्शन 1 शैल हैव द पावर. सर्विस प्रोवाइडर जो कि सबसेक्शन 1 के तहत रजिस्टर्ड है उनके पास पावर होगी. क्लॉज ए. Record the domestic incident report in the prescribed form if the aggrieved person so desires and forward a copy thereof of the magistrate and the protection officer having jurisdiction in the area where the domestic violence took place.
डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट को प्रिस्क्राइब फॉर्म में रिकॉर्ड करेगी अगर एग्रीव्ड पर्सन चाहता है तो, और फॉरवर्ड करेगी ऐसी कॉपी मजिस्ट्रेट को या प्रोटेक्शन ऑफिसर को उस एरिया जहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है। बी, get the aggrieved person medically examined and forward a copy of the medical report to the protection officer and the police station within the local limits of which the domestic violence took place। aggrieved person का मेडिकल एग्जामिनेशन होने के बाद वो मेडिकल रिपोर्ट की कॉपी को फॉरवर्ड करेगा प्रोटेक्शन ऑफिसर को और पुलिस स्टेशन को उस एरिया के जहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है। सी, ensure that the aggrieved person is provided shelter in a shelter home if she so requires and forward a report of the lodging of the aggrieved person in the shelter home to the police station within the local limits of which the domestic violence took place। अगर aggrieved person को शेल्टर होम की ज़रूरत है तो वो इंश्योर करेगा कि उसको शेल्टर होम मिल गया है और उसके बाद पुलिस स्टेशन में उस रिपोर्ट की कॉपी भिजवाएगा। सब सेक्शन 3, no suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against any service provider or any member of the service provider who is or is deemed to be acting or purporting to act under this act for anything which is in good faith done or intended to be done in the exercise of powers and discharge of function under this act towards the prevention of the commission of domestic violence। कोई भी सूट, कोई भी मुकदमा ऐसे सर्विस प्रोवाइडर पे नहीं किया जाएगा, उसके अगेंस्ट नहीं किया जाएगा जो कि गुड फेथ में ऐसा कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। सेक्शन 11 डील करता है ड्यूटीज़ ऑफ गवर्नमेंट। सरकार की क्या ड्यूटीज़ हैं? द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड एवरी स्टेट गवर्नमेंट शैल टेक ऑल मेजर्स टू इंश्योर दैट। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट यह कंफर्म करने के लिए सारे स्टेप्स उठाएगी कि क्लॉज ए, द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट आर गिवन वाइड पब्लिसिटी थ्रू पब्लिक मीडिया इंक्लूडिंग द टेलीविजन, रेडियो एंड द प्रिंट मीडिया एट रेगुलर इंटरवल्स। इस एक्ट के प्रोविजंस का रेगुलरली सोशल मीडिया पे, टेलीविज़न पे, रेडियो पे, प्रिंट मीडिया पे इस एक्ट की पब्लिसिटी करवाएगी। Clause B, the central government and the state government officers, including the police officers and the members of the judicial services, are given periodic sensitization and awareness training on the issues addressed by this act। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इस एक्ट के अंतर्गत जितने भी इश्यूज़ हैं उनको अवेयर करवाएगी। Clause C, effective coordination between the services provided by concerned ministries and departments dealing with law, home affairs, including law and order, health and human resources to address issues of domestic violence is established and periodical review of the same is conducted। डोमेस्टिक वायलेंस के इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए लॉ, होम अफेयर्स इंक्लूडिंग लॉ एंड ऑर्डर, हेल्थ और ह्यूमन रिसोर्सेज के संबंध में कार्यवाही करने वाले मिनिस्ट्रीज़ और डिपार्टमेंट्स द्वारा दी जाने वाली सर्विसेज के बीच कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश किया गया है और उनका टाइम पे पीरियोडिकल रिव्यू किया जाता है। क्लॉज डी, protocols for the various ministries concerned with the delivery of services to women under this act including the court are prepared and put in place। इस एक्ट के अंतर्गत वुमेन के लिए सर्विसेज प्रोवाइड कराना, जिसको लेके बहुत सारे मिनिस्ट्रीज़ के प्रोटोकॉल्स हैं और जो कि इंक्लूड करता है कोर्ट्स को प्रिपेयर कराना और इस्टेब्लिश करवाना। आई होप चैप्टर 2 और चैप्टर 3 आपको इस वीडियो में समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 4 कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। बाय।